हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चे हमने जो नेक्स्ट हमारे रिफॉर्म्स रह गए हैं दो, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड जर्नल रिफॉर्म, वो आज हमने बच्चे करने हैं। तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो है इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसको हम लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्लियर, मतलब जो जो एक्शंस लिए थे गवर्नमेंट ने लैंड के बेसिस पर, तो उनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या फिर लैंड रिफॉर्म। तो देखो बच्चे, जो क्या क्या उन्होंने चेंजेस लेके आई जो गवर्नमेंट इस चीज़ पे। तो फर्स्ट वन पॉइंट आपका दैट इज़ अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। ये बच्चे पॉइंट आपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया होगा कि जिसमें क्या फोकस किया गया था, क्योंकि जो ज़मींदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे टीलर को, मतलब किसानों को, ठीक है। उनको क्या है, वो अपनी लैंड तो दे देते थे कल्टीवेट करने के लिए, बट जो वो हार्वेस्टिंग करते थे, जो वो प्रोडक्शन क्रिएट करते थे, वो खुद ही अवेल कर लेते थे, टीलर को नहीं प्रोवाइड करते थे। क्लियर, तो जिसकी वजह से वो जो टीलर है वो अपना 100% नहीं दे पाता था प्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंटरमीडिएटर्स को ही अबॉलिश कर दिया। तो ताकि स्टेट एंड टीलर के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट ना हो, स्टेट क्लियरली जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके किससे, किसान से, प्रोडक्शन के लिए। क्लियर, तो जिसमें जो ऑनरशिप है वो अब वो किसको प्रोवाइड की जाती है, जो एक्चुअली में सॉइल कल्टीवेट कर रहा है। मतलब ऑनरशिप डजंट मीन कि वो जो अब ज़मीन है वो ज़मींदार की नहीं होगी, ज़मीन ऑब्वियसली उसकी होगी, बट जो वो कल्टीवेट कर रहा है उस सॉइल पे, जो टीलर है, ठीक है, वो प्रोडक्शन जो क्रिएट कर रहा है, उस प्रोडक्शन का ऑनर जो है वो किसको मिलेगा, टीलर को मिलेगा, ना कि ज़मींदार को। क्लियर, उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है सिर्फ वो उसको मिलेगा, उसकी लैंड को यूज़ करने का। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखो बच्चे, रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब यही मेन पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट के साथ ही ये जो है आपका रिलेट करता है कि उस पहले क्या था कि जो ज़मींदार थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे उनको, ठीक है। मतलब जो भी वो प्रोडक्शन करते थे वो उनसे क्या है, बहुत ज़्यादा जो है रेंट चार्ज करते थे उस चीज़ का, प्रोडक्शन का। या तो उनकी प्रोडक्शन ले लेते थे, या जो भी उनके पास इनकम जनरेट हुई होती है किसानों के पास, उससे जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेते थे ज़मींदार, जिसके पास उनके पास कोई सरप्लस नहीं बचता था किसानों के पास। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए जो गवर्नमेंट ने रेंट ही फिक्स कर दिया कि जो क्या है, जितनी भी आपकी क्रॉप की वैल्यू होगी ना, उसका 1/3 पोर्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका रेंट। मतलब जितनी भी किसान की वैल्यू हो बनेगी क्रॉप की, उसका जब हम 1/3 करेंगे, सिर्फ उतना हिस्सा एज अ रेंट किसको जाएगा, ज़मींदार को, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर। थर्ड पॉइंट बच्चे देखो इसका है, दैट इज़ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। इसमें क्या था कंसोलिडेशन में, कि ये पॉइंट मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि जितनी भी स्कैटर्ड लैंड है उसको एक लैंड में कन्वर्ट करना। मतलब अब इसमें क्या था कि बेसिकली जो आपकी कॉस्ट है कल्टीवेशन की, उसको रिमूव करना, और ताकि हम न्यू न्यू टेक्निक्स जो है अपने उसमें यूज़ कर सके। क्योंकि देखो जो मशीनरी है वो ज़्यादा एरिया मांगती है, ठीक है, वर्क करने के लिए। तो अगर बहुत ही स्मॉल स्मॉल एरियाज़ होंगे कल्टीवेशन के लिए, तो उसमें जो मशीनरी है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या ये पॉलिसी की कि अगर किसी किसान के पास सपोज करो अगर 4 लैंड है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे, तो गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है कि वो लैंड उससे लेकर उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही उतनी एरिया का लैंड जो क्या है प्रोवाइड कर देती है, ताकि जो उसकी कल्टीवेशन प्रोसीजर है उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, और वो प्रॉपरली न्यू टेक्निक्स को या मशीनरीज को प्रॉपरली यूज़ कर सके, जिससे उसकी कॉस्ट भी कवर होगी। अब अगर एक ही किसान है, उसकी 4 खेत है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कैसे जाकर अपना वर्क प्रोसीजर करेगा। क्लियर, उसके लिए उसको फिर लेबर भी चाहिए होगी, तो अगेन जो आपकी कॉस्ट जो है इनकर होगी। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कि एक ही एरिया पे जितनी भी लैंड है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाए। क्लियर। फोर्थ पॉइंट बच्चे इसका आता है, दैट इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अब सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, देखो सीलिंग का मतलब क्या होता है कि एक लिमिट डिसाइड करना, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट। तो इक्वालिटी, बेसिकली इक्वालिटी दिखाने के लिए लैंड में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, मैक्सिमम साइज़ जो है लैंड होल्डिंग का डिसाइड किया था कि किसी भी एक पर्सन के पास या एक फैमिली के पास उससे ज़्यादा जो है वो लैंड होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। क्लियर। बेसिकली इसके लिए जो क्या किया था उन्होंने, प्रॉपर एक एक्ट जो है लेके आई थी गवर्नमेंट, दैट इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1960। क्लियर। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो 54 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए किसी भी पर्सन के पास। क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा बच्चे क्या प्रॉब्लम आ सकती थी, क्योंकि एक तो देखो हमें इंडस्ट्री एरियाज़ के लिए भी लैंड चाहिए था, ठीक है, पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज़ हो रही थी, प्लस जो स्मॉल फार्मर्स है उनको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मींदार की लैंड पे ही काम करना पड़ता था, क्योंकि ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड खरीदना चाहेगा।
जिसकी वजह से देखो, अगर देखो सपोज ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अगर खरीदते ज़मींदार, क्लियर, तो उनके पास जो दूसरे किसान हैं उनके पास वहाँ पर काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या है, उनको तो था कि ये जो हमारा एरिया है ये हमारा एरिया नहीं है, तो वो क्या है, प्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं कर पाते। प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाते तो ओवरऑल जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ ही नहीं हो पाती इंडिया में, क्लियर। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि एक पर्सन के पास 4 एकड़्स ही लैंड हो चाहिए। अगर किसी के पास उससे सरप्लस होती है तो गवर्नमेंट उससे वो परचेज़ करके देन क्या करती है, स्मॉल होल्डर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये इस एक्ट के बेसिस पे ये 54 एकड़्स था, बट ये वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे मैं आपको पंजाब का बताती हूँ, पंजाब का है दैट इज़ पंजाब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 में आया था, और पंजाब में और हरियाणा में बेसिकली सेम है कि 21.8 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास लैंड होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्लियर। क्योंकि लैंड जो है बेसिक आपका फिक्स्ड एसेट्स है और वो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इसलिए ये मेजर पॉइंट रखा गया था। दैट इज़ फिफ्थ बच्चे, दैट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें है कि इनकरेज करना उनकी स्मॉल होल्डर्स की बागनी बाग को। इसमें करते हैं स्मॉल होल्डर्स एक पूल क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें क्या है वो मतलब एक मोनोपली बना लेना, जिसमें क्या है वो जो इनपुट है अपने वो लो प्राइजेस पे ले सके और एक एग्जैक्ट प्राइस डिसाइड कर सके, एक मार्केट प्राइस डिसाइड कर सके अपनी प्रोडक्ट का, जिससे क्या है कम वो कस्टमर से चार्ज ना करे, ठीक है। मतलब एक जैसे हम कह सकते हैं कि अब देखो अगर अलग अलग फार्मर्स होंगे तो वो अपना अलग अलग रेट रखेंगे, क्लियर। तो कोऑपरेटिव वैसे तो कई होते हैं जो अपना अलग अलग सिस्टम रखते हैं, बट कई एक मतलब एक पॉइंट ये भी है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का, जहाँ पे एक पॉइंट दिया जाता है किसानों को, ठीक है, कि वो एक कोऑपरेटिव फार्मिंग बना के अपना जो प्राइस है वो डिसाइड कर सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ होगी। ज़्यादा अगर होंगे स्मॉल होल्डर्स, अगर एक पूल बना लेंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो इंक्रीज़ होगी, उनकी बात सुनी जाएगी। जो लो अगर वो इनपुट है वो लो प्राइसेस पे ख़रीद सकते हैं और एक एग्जैक्ट अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है, सॉरी प्रोड्यूस का प्राइस या प्रोडक्शन का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, क्लियर। तो ये था बच्चे कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये 5 पॉइंट्स आपके लैंड रिफॉर्म्स के और इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअली जो आपका सीलिंग ऑन लैंड या फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का पॉइंट इंडिविजुअली भी आ जाता है और कोऑपरेटिव फार्मिंग का भी, क्लियर।